यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है अचालक। एक वर्ड आएगा कभी कभी चालक। तो चालक अचालक का मतलब समझ लो। चालक का मतलब है कंडक्टर, और अचालक का मतलब नॉन कंडक्टर या नॉन कंडक्टिंग, या इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। इंसुलेटर। इन वर्ड्स का मतलब समझो हमारा क्या है यहाँ पर। अगर मैं कहूं कि कोई प्लेट है और ये कंडक्टर है। प्लेट कैसी है? कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो इस पे जो चार्ज आएगा ना, वो केवल सरफेस पे आएगा। कैसा आएगा? सरफेस पे। जैसे अगर इस प्लेट को अगर ऐसे देखोगे आप, तो थोड़ी थिकनेस भी होगी ना इसकी। अगर ऐसे ऐसे देखें फ्रंट से, कुछ थिकनेस दिखाई देगी। तो चार्ज कहाँ आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे सरफेस पे। इसके अंदर नहीं होगा चार्ज बिल्कुल भी। ये कंडक्टिंग का मतलब है, कंडक्टिंग प्लेट का। हम कह रहे हैं अगर चालक, अगर अचालक की जगह चालक होता, तो चालक का मतलब चार्ज उसके सरफेस पे है। और प्लेट ही नहीं, कोई भी बॉडी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा स्फेयर है। अब मैंने कहा ये स्फेयर जो है ना, ये चालक है। चालक हुआ तो केवल इसके चार्ज कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? सरफेस पे आएगा बस। सॉलिड है तो फिर यहां भी होगा सरफेस, तो यहां भी आएगा। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर मैं कहूं ये स्फेयर है और ये अचालक है, ये तो चालक था, मतलब कंडक्टर था। ये अचालक है, तो मतलब जो चार्ज होगा ना, वो इसके अंदर भी होगा। तो फिर पूरी बॉडी पे चार्ज होगा। ये वर्ड, इन वर्ड्स का मतलब ये है यहाँ। बात समझ में आ रही है? तो ये हमसे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित अचालक चादर है। अचालक मतलब चादर का मतलब है प्लेट। तो प्लेट कैसी है? अचालक है। मतलब उसके अंदर भी क्या होगा? चार्ज होगा, सरफेस पर भी होगा और अंदर भी होगा। ठीक है। और एक समान चार्ज है पूरी प्लेट पर, मतलब ऐसे अंदर ये। अगर ये क्या है? अचालक है। ठीक है। तो इस चादर के निकट हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। जैसे वायर के पास बताई थी कल, ऐसे ही अब इस प्लेट के पास बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक चादर बना लेंगे पहले, यानी प्लेट बना लेंगे। बनाओ। इस तरह से मैंने एक यहाँ पर ये प्लेट बना ली। ठीक है ना? ऐसे करके रखी हुई है यानी। ठीक। और इस प्लेट पर क्या है? चार्ज है। तो ये मैंने चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई बता सकता है यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? रेखीय आवेश वितरण है या पृष्ठीय आवेश वितरण है? मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस है। सरफेस पे है ना? तो लीनियर के लिए लगता है लेमडा, जो कल लगा था, लाइन पे चार्ज होता है। तो सरफेस के लिए क्या लगता है? सिग्मा। क्या लगता है? सिग्मा। तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सही है। अब ये कह रहे हैं हमसे क्या, कि इससे आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट ले लो। इससे, इस प्लेट से आर डिस्टेंस पर, हमने आर डिस्टेंस पर यहां क्या ले लिया? एक पी पॉइंट ले लिया। और इस पी पॉइंट पर आप क्या बता दो? इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। ठीक है। तो क्या करें बताओ? क्या करते हैं? क्या मेथड बताया था कल? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? जनरल फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। जनरल फॉर्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद गॉस की थ्योरम लगा दोगे। उससे फ्लक्स आएगा। दोनों फ्लक्स को क्या कर दोगे? इक्वल कर दोगे। वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यही तो करना होता है। तो अगर आप इसमें गॉस का लॉ लगाएंगे, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। तो कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा बताओ? कैसा? क्यूब बनेगा। ध्यान से सोचो। इस पी पॉइंट पर निकालनी है वैल्यू। तो कैसा बनेगा? आयत। 2D में नहीं होते हैं गॉसियन सरफेस, 3D होते हैं। आयत तो 2D हो गया ना। आयत 3D में कहाँ होता?
क्यूबॉइड होता है फिर तो वो, क्यूबॉइड ना, क्यूबॉइड ना बनेगा। समझ रहे हो ना? इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आर डिस्टेंस पर जितने भी पी पॉइंट होंगे इस एरिया में, उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। कहने का मतलब ये है, चाहे इधर ले लो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट, या इधर ले लो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट, क्योंकि प्लेट ऐसा है ना, ये प्लेट है, तो इधर पी पॉइंट ले लो या इधर पी पॉइंट ले लो, तो जितने भी पी पॉइंट होंगे यहाँ आर डिस्टेंस पे, सबकी सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आनी चाहिए, सेम। और यहाँ भी जितने होंगे उन पे सब पे सेम। तो ऐसा यहाँ पर क्या लो, गॉसियन सरफेस लो, जिसके सब जितने भी पॉइंट होंगे पी पॉइंट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए। तो बताओ कैसा लूंगा? स्क्वायर फिट 2D बता रहा है, पागल हो गया तू कैसे? स्क्वायर तो ये होता है बस, तो इसे कहाँ ले लगा, इसमें 3D सरफेस की बात हो रही है। ध्यान सुनो, यहाँ पर सारे सरफेस पर सेम आ जाए वैल्यू, तो यहाँ क्या आएगा, एक सर्कल। ध्यान सुनो, यहाँ सर्कल आएगा, और इधर भी क्या आएगा, एक सर्कल। और दोनों सर्कल को आपस में मिला दो, तो क्या बना ये, सिलेंडर ही बना। बात समझ में आ रही है? यहाँ सारे पॉइंट पर सेम लानी है मतलब सर्कल आएगा, और यहाँ भी सारे पॉइंट पर सेम लानी है मतलब सर्कल। सर्कल को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर। यानी यहाँ जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेगा। ये, और इस पी पॉइंट को मिलाते हुए बनेगा, ठीक है, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। सही है? चाहो तो आर डिस्टेंस पर, यहीं से आर डिस्टेंस है, देखो ये, इधर भी ले लो ये पॉइंट एक, इसको पी कह दो और इसको पी डैश कह दो। बात वही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी उतनी इधर भी होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, और ये आपने क्या बना दिया, गॉसियन, गॉसियन सरफेस। डायग्राम बनाओ जल्दी पहले। अब इधर देखो बोर्ड पे, ऐसे रखी हुई है प्लेट, ऐसे आपको दिखाई दे इसलिए थोड़ा सा ऐसे करके रखा है मैंने इसको। प्लेट ऐसे है, समझ रहे हो ना? कैसे है, समझ गए या ना समझे? ऐसे करके है प्लेट, सही है? आपको दिखाई दे इसलिए ऐसे रखी है, ऐसी। तो ऐसी प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, मतलब पूरी प्लेट पे चार्ज है, तो ऐसे होगी ना आउटवर्ड, और इधर को इधर होगी आउटवर्ड। आउटवर्ड ही तो होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर इधर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही है दोनों। ठीक, ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बताओ, जनरल फ्लक्स निकालते हैं फॉर्मूले से। तो जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है उसमें कितने सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में यानी सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं, 3 होते हैं। कल भी बताया था हमने। एक सरफेस ये है, एक ये कर्व्ड वाला, और एक ये वाला सर्कल। 2 सर्कल है और एक बीच में कर्व्ड है, तो 3 सरफेस हो गए ना, 1 2 3, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स फ्रो द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, तो क्या होगा बताओ, फ्लक्स टोटल, ये बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के। तीनों सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ये पहले सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, ये सेकंड से और ये थर्ड से। अब तीनों सरफेस से निकलने वाला अगर फ्लक्स पता चल जाए तो उसकी वैल्यू यहां रखेंगे, तो जनरल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। फिर गॉस का नियम से फ्लक्स लगा देंगे, दोनों को इक्वेशन को बराबर कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो निकालो, पहले निकाल लेते हैं φ1। तो देखो भैया, φ1 मतलब पहले सरफेस से फ्लक्स, पहला सरफेस ये है, यहाँ का एक छोटा सा क्या ले लो, एरिया एलिमेंट। इस एरिया में एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ये वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आ रही है, इधर ही आ रही है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना बना? 0। सेम कंडीशन इधर बनेगी। यहां अगर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लोगे तो इधर एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और इधर ही क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल क्या बना इधर भी? 0। सही है। कर्व्ड सरफेस जो होगा उस पर कुछ अलग होगा। कर्व्ड सरफेस मतलब ऐसे लोगे आप, मान लो एरिया एलिमेंट, तो अब ऊपर अगर एरिया एलिमेंट लिया तो डायरेक्शन भी ऊपर होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर, डीए की। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो एंगल कितना बना है यहाँ पे? 90। ये बात समझ आ रही है? कर्व्ड सरफेस पे कोई सा भी एरिया एलिमेंट ले लो, हर जगह क्या बनेगा? 90 बनेगा। सही है। तो पहले पे बताओ क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन, फिर ई डी ए कॉस थीटा। पहले सरफेस में थीटा कितना है? तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन मतलब इस सर्कल का इंटीग्रेशन। लिखना चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख दो, लेकिन लिखने की अभी जरूरत नहीं है। इसको ए को ले लो केवल बाहर, केवल ए ले लो, डी ए से बाहर आ गया ए। एरिया की वैल्यू रखने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये क्यू अपॉन ए बनेगा तो वह सिग्मा लिख दूंगा। ठीक है, चलो तो ये क्या आ गया? पाई 1। अब क्या निकाला है? पाई 2 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। सेकंड सरफेस मतलब ये वाला कर्व्ड वाला, इसमें एंगल बताओ कितना है? कितना है? कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0। तो फाई 2 भी क्या आ गया? समझ गए तुम? कोई क्रॉस ही नहीं कर रही लाइन, सारी टच करके जा रही है। फाई 3 बताओ। थर्ड सरफेस सेम होगा जितना ये है, सेम होगा। एंगल उधर भी तो 0 है, तो सिमिलरली लिख दूं? तो चलो फाई 3 करके ऐसे करके लिख दो ई ए। ठीक है, पहली इक्वेशन पे पहुंच जाओ। टोटल फ्लक्स कितना आएगा? फाई 1 की वैल्यू ई ए, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू ई ए। कितना हो गया टोटल? 2 ई ए। इक्वेशन नंबर, ठीक है, नोट करो यहाँ पर। क्या करेंगे अब बताओ? बाय बाय गॉस लॉ। अब गॉस लॉ लगा देंगे हम। तो गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने मान लिया कि इस पे चार्ज कितना है? क्यू है। सही है। तो मतलब चार्ज इतने एरिया पे जो है ना वो क्यू है। ये जितना सिलेंडर कवर कर रहा है एरिया, क्योंकि इनक्लोज चार्ज है ना अंदर का चार्ज, तो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा इतने एरिया पे, उसको हमने क्या मान लिया? यहाँ का चार्ज क्या है? क्यू। तो इनक्लोज चार्ज क्यू है और डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट से। इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन नंबर 2। बोलो मत, इधर देखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है। तो मैं कह सकता हूं 2 ई ए इक्वल होगा किसके? सही है। क्या निकालना है? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 2 और ए कहां चले जाएंगे इसके? डिवाइड में। तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन, और 2 और ए दोनों डिवाइड में। अब देखो ये क्या बन गया? क्यू अपॉन ए क्या होता है? क्या? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी आपकी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख दो? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ये हमने यूज किया। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से दूर। और अगर नेगेटिव चार्ज होता प्लेट पर तो इन द प्लेट, है ना, या टूवर्ड्स द प्लेट, प्लेट के अंदर की तरफ होती डायरेक्शन। पॉजिटिव है इसलिए हम कहेंगे क्या है डायरेक्शन? क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से बाहर की तरफ, या परपेंडिकुलर कह दो, प्लेट के परपेंडिकुलर ऐसे करके लिख दो डायरेक्शन। अब इसमें देखा तुमने? देखो ये जो फॉर्मूला हमारा आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें क्या नहीं है?
क्या नहीं है? पाई क्या? अच्छा वही 1/4 पाई। और क्या नहीं है? आर नहीं है। आर नहीं है, देखो आर क्या था? दूरी थी, तो इसमें तो आया ही नहीं आर। इसका क्या मतलब हुआ? आर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है। अच्छा इंग्लिश में कह रहा हूँ। क्या दो इंग्लिश भी समझ लेते हैं हम, बताओ। आर पर मैटर नहीं करती, इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट होंगे प्लेट के पास में, चाहे वो यहाँ हो, 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 क्योंकि प्लेट कैसी है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी प्लेट है। तो कहीं भी हो पॉइंट आसपास प्लेट के, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही रहेगी, आर पर डिपेंड नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? आर का ये मतलब है ना होने का। अरे क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई प्लेट के लिए। कैसी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है? कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग? कैसी प्लेट है ये? अरे ये प्लेट कैसे लिए मैंने? हेडिंग पढ़ो ना, देखो मेरा हाथ कहाँ दिखा रहा है तुम्हें। फिर तब भी ना देख रहा है। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ये। अगर यही प्लेट कैसी ले लेता मैं? कंडक्टिंग ले लेता, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती या नहीं बदलती, या जीरो हो जाती? अब इसके आगे की कहानी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है? तो कुछ नहीं होगा, चालक की जगह क्या कर दूंगा? चालक कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि ये जो चार्ज था वो अब केवल कहाँ जाएगा? इसके अंदर नहीं होगा, सारा बाहर आ जाएगा, सरफेस। सरफेस पे आ जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है? अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये एक प्लेट की वजह से है। कितनी प्लेट की वजह से? एक प्लेट है, उस पर चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी है। दो प्लेटें होंगी तो बदल जाएगी, तीन प्लेटें होंगी तो बदल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक प्लेट की वजह से इतनी, ठीक है? चलो मैं देखो, इसको नंबर 3 डाल दिया मैंने, और अनंत का वर्ड हटा दो यहाँ से। यार दोबारा ही डाल दो। लिखो। थर्ड है आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट। अब इधर देखो जरा, इधर देखो। अब मैं प्लेट ऐसे नहीं ले रहा, मैं प्लेट जैसे रखी है वैसे ही ले रहा हूँ। मतलब अगर आप प्लेट का फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको केवल क्या दिखाई देगा? इतना हिस्सा, ये तो दिखेगा। मतलब ये ऐसे तो दिखेगी ना प्लेट, देखो। प्लेट की कुछ थिकनेस भी है, तो ये हम थिकनेस भी दिखा रहे हैं आपको प्लेट की। अब हमने कहा है कि ये जो प्लेट है ये कैसी है? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग प्लेट होगी तो चार्ज अंदर ना आगे कहाँ जाएगा? सरफेस, यानी ये आ गया चार्ज। ये क्या आ गया? चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लेमडा सिग्मा रो। लेमडा सिग्मा ही रहेगा भैया, सही बात है। हाँ, सिग्मा, लेमडा सिग्मा रो है। लेमडा रो अलग ही बोलता है, सिग्मा
सिग्मा। लेमडा क्यों बता रहे हो? ये प्लेट से तार बन गया क्या प्लेट का? है तो अभी भी प्लेट ही ना। मैंने अभी क्या बताया? प्लेट का फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं। चार्ज तो अभी भी पूरे प्लेट पर है। अरे चार्ज तो अभी भी पूरी प्लेट पर है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिग्मा ही है। रो कैसे बता रहे यार? रो का तो कोई सेंस ही ना है। रो तो जब होता पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता। जब मैं बात करूंगा ध्यान से स्फेयर की, स्फेयर के अंदर भी चार्ज है बाहर भी चार्ज है, तब आएगा रो। बहुत दूर है अभी रो। सही है। तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? सिग्मा है यहाँ भी। और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। अरे सही है। इधर देखो हेलो। अब इससे इस प्लेट से मैंने यहां से आर डिस्टेंस दूर पर क्या ले लिया? एक वही पी पॉइंट। और इस पी पॉइंट पर हम क्या पता लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, क्या ये चार्ज दो प्लेट पर नहीं बट गया? ऐसे नहीं लग रहा कि ये दो प्लेट है? ये थिकनेस है, इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है। तो एक प्लेट तो ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। हो गई ना? हो गई। तो एक एक प्लेट की वजह से तो निकाल चुके हैं हम अभी। बस उसको क्या कर देना है? एक और प्लेट आ गई है तो उसको और उसको दोनों को निकाल के क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करेंगे माइनस करेंगे? डायरेक्शन से पता चलेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। ये जो प्लेट है, देखो इसको तो मैं कह रहा हूं वन और इसको मैं कह रहा हूं टू, ऐसा समझो। दो प्लेटें हो गई ना, एक इधर एक इधर। चार्ज के अकॉर्डिंग बात हो रही है, प्लेट एक ही है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह हो गया है। ठीक है। तो प्लेट वन की जो प्लेट है, ये प्लेट वन जो है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस पे इधर ही होगी। पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होती है, यानी इधर ई वन वेक्टर इधर ही होगी। और प्लेट टू जो है, प्लेट टू नहीं मतलब सरफेस टू, ऐसा कहो। सरफेस वन सरफेस टू, एक ही प्लेट के दो सरफेस। तो जो सरफेस टू है उसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगी? उसकी वजह से भी इधर ही होगी। अब जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो वो ऐड होते हैं या माइनस होते हैं? बताओ। सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई वन प्लस ई टू हो जाए। ठीक है। इधर देखो, अब ई वन ई टू की वैल्यू निकाल लो। तो ई वन ई टू की वैल्यू तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं, जैसा अभी निकाली थी। पूरा आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करो। प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? बताओ। और सरफेस वन, पहले सरफेस वन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया? ई वन। इतना ही क्या होगा बताओ? सरफेस टू। अरे ये डिस्टेंस बहुत कम है, और मैंने बताया डिस्टेंस का तो फर्क पड़ता ही नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पर। प्लेट पर जो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस पर आर का तो फर्क पड़ता ही नहीं, आर तो आया ही नहीं ना इसमें। तो इस पर भी कितनी होगी इसकी वजह से? बताओ। यही होगी, सिग्मा अपॉन। सही है। तो नेट बताओ कितना होगा? दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं ना? सही है। तो बताओ कैसे ऐड होगा? सेम है तो टू एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही। ये सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा, टू सिग्मा अपॉन टू। टू से टू मर गया। तो ई नेट क्या आ गया? सही है। तो अगर कंडक्टिंग प्लेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो हाफ हो गई उससे। हाफ हो गई डबल हो गई? हाफ हो गई है। हाफ हो गई है डबल हुई है? पहले कितनी थी? नॉन कंडक्टिंग की वजह से ये थी, नॉन कंडक्टिंग की वजह से। और कंडक्टिंग की वजह से क्या आ रही है ये? तो ये हाफ हुई है डबल हुई है? डबल हुई है ना। इसको डबल करोगे यानी टू से इंटू करोगे तो टू से टू कट के ये आएगा। तो डबल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डबल हो ही जाएगी क्योंकि दो सरफेस हो गए ना। डबल पावर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अरे समझ गए? नोट करो।